सी दिस क्लास इज ओरिएंटेड, मतलब ये जो क्लास है जो ऑर्गेनाइज की गई है, ये हो सकता है तुमको थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन कंटेंट स्पेसिफिक क्लास है ये। मतलब बेसिकली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, जब मैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था, तो न्यूज़पेपर्स को मैं मतलब कॉपी करता रहता था। मतलब कोई भी न्यूज़ आती थी, मुझे लगता था सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एंड आई यूज्ड टू कॉपी द न्यूज़ थ्रू आउट द डे। और एंड में ये होता था कि उधार चढ़ जाता था, मतलब 2 दिन का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया, जैसे गरीबी का उधार होता है ना, वैसे ही क्लास जा रहे हैं तो 2-3 न्यूज़पेपर्स लेकर के जा रहे हैं। दीज आर द चैलेंजेस जो मुझे फेस, एंड ये चीज उसके बाद मतलब आफ्टर राइटिंग मेंस एंड गिविंग इंटरव्यू ऑल्सो, बिकॉज इंटरव्यू एंड मेंस, इफ आई टॉक अबाउट दिस, इंटरव्यू यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज एग्जामिनर तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है वहां पे, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। अभी तुम आए तो कितनी सीढ़ियां थी, कौन सी पेंटिंग लगी थी, तुम्हारे हाथ में वो नहीं है बेसिकली। इफ आई टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, राइटिंग, रिजेक्शन प्रोसेस, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इन 2 लेवल्स पे ही एग्जामिनेशन बढ़ता है। इतने सारे लोग देते हैं बट 1% के आसपास या फिर 1% से कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं ना। यूपीएससी का अटेम्प्ट कोई खराब नहीं करता, ये तुम्हें पता है बात, ठीक है, बिकॉज यहां पे तुम्हारे पास 1000 अटेम्प्ट्स नहीं है थॉमस एडिसन की तरह, 6 अटेम्प्ट है। ओके, एक अटेम्प्ट वेस्ट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस कम होगी। प्रेशर इज द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन द प्रिपरेशन, बिकॉज व्हेन यू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल, व्हेन आई यूज्ड टू गो इन द एग्जामिनेशन हॉल, बहुत प्रेशर होता था, बहुत कुछ सोच के जाता था, यार साल बर्बाद हो जाएगा, यार ये चीज नहीं पढ़ी, कहीं ये पूछ लेगा तो क्या करेंगे। प्रेशर नहीं लो, सनी जैसा गाना गाया ना, पूरा दिन मत गाओ लेकिन कुछ करो अपनी लाइफ में, रिलैक्स योर माइंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और सक्सेसफुल होने की कोई प्री डिफाइंड कंडीशन या डेफिनेशन नहीं है। तुम पढ़ोगे, तुम चीजों को समझोगे, अपनी लाइफ को बेटर बनाओगे, तुम ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे। तुमको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है, लेकिन अननेसेसरी प्रूफ भी मत करो। मैंने सुना है कि लक्ष्मीकांत पढ़ के लोग बहुत डिबेट करते हैं, फायदा नहीं उससे। Are getting this point? Keep your head down and prepare for this examination. This is the most important key. And preparation का जो process है वो बहुत लंबा है। I have given in 2013, that was my first attempt when the syllabus was changed. जब syllabus change हुआ था, पहला attempt था, पहले attempt में मैंने pre qualify करके जब mains दिया, so I was thinking कि pre निकल गया तो सब निकल गया, मतलब कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं बजाता, चद्दर पे चढ़ा के आ गए थे, pre निकल गया पहले attempt में। But what about mains? How to read the newspapers? यार उधार चढ़ा हुआ है, 3-4 दिन के पेपर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, कैसे आगे बढ़े? उसमें कुछ भी करते थे, लिखते रहते थे, और many times I used to cry because मुझे समझ नहीं आता मैं कर क्या रहा हूं, और 1 महीना रह गया मेंस में। 2013 में सिलेबस भी डिफाइन नहीं था प्रॉपर तरीके से कि टीचर्स पढ़ाएंगे कैसे, एथिक्स कैसे पढ़ाया जाएगा, इतने सारे टर्म्स दिए हुए हैं जो सिलेबस में, कैसे क्लैरिफाई होंगे। ये सारे चैलेंजेस के थ्रू जब मैं एग्जाम देने गया, then also I scored 501, 564 was the cut off, 50 नंबर 60 नंबर कम रहेगा। थोड़ा गाइडेंस होता ना बढ़िया, एटलीस्ट पहले टाइम में इंटरव्यू तो दे लेता। I changed my strategy. I changed my strategy का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्ट्रैटेजी चेंज करने का क्या मतलब है? अपने हिसाब से नहीं, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर की स्टोन कि तुम स्ट्रैटेजी चेंज किसको देके कर रहे हो। तुमको खुद ही लग रहा है कि तुम एक नई ज्योग्राफी की किताब खरीद करके लेके आ जा रहे हो, इससे स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होती है। स्ट्रैटेजी चेंज होती है करंट अफेयर्स को अटेम्प्ट करने के तरीके से। ये सिर्फ डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक भी है। डायनेमिक और स्टैटिक का एक डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको पहचानने में प्रॉब्लम होती है। पूरा मेंस एग्जामिनेशन तुम्हारे न्यूज पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके पे डिपेंड करेगा कि तुम किस तरीके से न्यूज पेपर्स को पढ़ते हो। इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम कौन सा न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया मत पढ़ना बस, ठीक है, थोड़ा फैशनेबल ज्यादा है वो। सस्ता ले लो इंडियन एक्सप्रेस, ऐसा नहीं कि हिंदू पढ़ के ही तुम बनोगे, ठीक है ना। मतलब कोई सा भी न्यूज़पेपर अगर आप हिंदी में पढ़ते हो वही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक इंग्लिश पेपर को थोड़ा सा रेफरेंस में रखा करो। अगर जो हिंदी मीडियम से भी है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी फिर इंग्लिश से एकदम वो हो गई है, दुश्मनी हो गई कि पढ़ना ही नहीं है। अल्टीमेटली यू आर गोना बी अ ब्यूरोक्रेट ना, रिप्रेजेंट करना है तुम्हें कंट्री को। अलग अलग ऑफिसर्स की अलग अलग वैल्यू है, तो तुमको हर प्लेटफॉर्म पे दिखना चाहिए कि तुम एक आइडियल ऑफिसर हो।
तो तुम कैसे दिखोगे? तुमको हर लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा पता तो होना ही चाहिए ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि जाकर के संस्कृत सीख रहे हो, मतलब इंग्लिश और हिंदी बोल रहा हूं मैं बेसिकली। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्लास तुम्हें ये क्लियर होगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको कुछ लाए हो नोट आउट करने के लिए, कॉपी पे है कुछ? अब देखो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और कुछ चीजें हैं, तो यहीं पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है? आई विल रीड द न्यूज फॉर यू। कुछ दिन पहले का न्यूज पेपर है ये, ठीक है? इसकी जो पहली न्यूज थी, दे टॉक्ड अबाउट कि 12 लोग और 25 लोग अमरनाथ कैंप में क्लाउड बर्स्ट की वजह से इंजर्ड हो गए हैं। कुछ लोग मर भी गए हैं, मतलब ये न्यूज थी बेसिकली। अब when I talk about this news, 12 killed, 25 injured in Amarnath camp as the cloud burst triggers the flash flood. Now this is the important point. Cloud burst, flash flood. इन दोनों पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। क्या है क्लाउड बर्स्ट? बर्स्ट ऑफ ए क्लाउड। देखो पॉइंट वही है कि इसका क्लाउड बर्स्ट का जो रीजन है, ये केदारनाथ फ्लड में भी था, कुछ दिन पहले चमोली का केस भी हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? कहां पे हुआ है ये एग्जैक्टली? बालतल कैंप था, वहां पे हुआ है। ये जो है वो अमरनाथ साइन के बगल में है। अब इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गई, ज्योग्राफिकल लोकेशन। अमरनाथ साइन से क्या कोई वहां से कोई नेशनल हाईवे निकल रहा है? क्या कोई रिवर फ्लो हो रही है? अमरावती रिवर फ्लो हो रही है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में कनेक्ट करके। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो स्टैटिक है। अमरनाथ के पास से जो रिवर निकल रही है अमरावती, वो चेनाब की ही ट्रिब्यूटरी रहेगी। तुमको पढ़ना भी होगा वैसे, तब तुम ज्योग्राफी पे पढ़ोगे रिवर्स के बारे में। लेकिन तुमने एक्सट्रैक्ट कहां से किया है? न्यूज से एक्सट्रैक्ट किया है। कौन सा नेशनल हाईवे निकल रहा है, लोकेशंस को, जैसे मान लो कि अमरनाथ साइन है, सोनमार्ग है, श्रीनगर है, इनको कई बार ज्योग्राफिकल लोकेशन को टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट अरेंज करने को दे देते हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू दिस थिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें देखो इसी न्यूज से कितनी चीजें निकल सकती। डिजास्टर मैनेजमेंट का नाम सुना है? ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो टॉप बॉडी होता है, ही इज द एथिक्स बॉडी टू कंट्रोल द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है? अब अगर तुम वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो तो हाउ यू विल मैनेज द सिचुएशन? तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट में क्लाउड बर्स्ट हो गया है, उसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आ गई हैं। यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हाउ यू विल मैनेज द सिचुएशन? व्हाट आर द एथिकल चैलेंजेस विच आर इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन? कौन कौन से एथिकल चैलेंजेस यहां पे इन्वॉल्व है? कैसे लोगे इस आंसर? कोई ट्राई करना चाहेगा? तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट में क्लाउड बर्स्ट आ गया, तुम वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, ऐसे एथिक्स पूछते हैं ना, कैसे रिएक्ट करोगे? हाउ यू विल रिएक्ट? कुछ लोग के चेहरे गर्म हो गए हैं, इंजन की तरह होता है। देखो इसको अटेम्प्ट करने के लिए, आपको देख रहा हूं चश्मे वाले बैठे हैं वहां पे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा मैं। इसको देखने वाले, इसको इस सिचुएशन को देखो पहले। डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है डिजास्टर में? रिस्पॉन्स। हाउ यू विल रिस्पॉन्स इन द क्लाउड बर्स्ट। सेकेंड क्या है? रेस्क्यू, लोगों को बाहर कैसे निकालोगे। थर्ड क्या होगा? रिहैबिलिटेट, बाहर निकाल लिया, अब उनको नॉर्मलेंसी में कैसे लेके आओगे? और एक बार नॉर्मलेंसी में आ जाएंगे, वो किसी का घर डूबा है, किसी की जमीन गई है, कुछ लोग मरे हैं, तो मॉरल प्रेशर, मेंटल प्रेशर तो होगा ना। उसको सोसाइटी से रीइंटीग्रेट कैसे करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाओगे? ये स्टेप्स अगर तुमको पता होंगे तो अपने आप इस केस स्टडी को लिख लो कि सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो लो लाइंग एरियाज है, अगर फ्लैश फ्लड आई है, क्लाउड बर्स्ट मतलब सडन फॉल ऑफ द क्लाउड, मतलब ये है, ऐसा समझो कि जो क्लाउड्स बनते हैं वो हीटिंग से बनते हैं। जब हीट होती है अर्थ तो इवेपोरेशन से क्लाउड्स बनते हैं। अब ऊपर का अगर प्रेशर वेट ज्यादा हो जाएगा तो क्लाउड जो है वो नीचे बरस जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, जितना तुम्हारी एयर की कैपेसिटी है क्लाउड को झेलने की, उतना ही झेलेगी ना जैसे वेट बढ़ेगा। लेकिन अगर नीचे वाला करंट बहुत स्ट्रांग है तो वो काफी देर तक क्लाउड को रोके रहेगा, और अचानक से क्या होगा? दैट विल क्रिएट नॉट फ्लड, फ्लैश फ्लड। व्हाट इज फ्लैश फ्लड? सडन, बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैश फ्लड। अब इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हाउ विल डू? फर्स्ट इज आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? जो भी रिसोर्सेज तुम इंटीग्रेट कर सकते हो वहां पर। रिसोर्सेज मींस बेसिक एमिनिटीज, मेडिकल, जो लोकल ऑफिसर्स हैं, वॉलंटियर्स होंगे वहां पर,
है ना, काफी सारे एनजीओ के वॉलंटियर्स काम करते हैं, पीआरआई इंस्टीट्यूशंस वाले जो भी हैं, जो भी ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, बीडीओस, इन सबकी टीम को इंटीग्रेट करो और एक एक्शन प्लान बनाओ। ये होता है रिस्पॉन्स। रेस्क्यू कहां करोगे? रेस्क्यू वहां करोगे जहां पे डेंजरस एरिया है। जैसे कि जब रिवर फ्लो होती है, इट फ्लोस थ्रू द लो लाइंग एरियाज। भाई वो ग्रेविटी कैसे फ्लो करती है? एल्टीट्यूड के थ्रू फ्लो करेगी ना, जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम होगा फ्लो होगी। तो जो लो लाइंग एरियाज है वहां ज्यादा पानी होगा। तो हम ये लिखेंगे पहले जो लो लाइंग एरियाज हैं जहां पे पानी ज्यादा जमा हो गया है, हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? पहले उनको बाहर निकालें। और गेटिंग दिस पॉइंट? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? वी विल टेक देम टू द सेफर प्लेसेस, जो हायर लेवल पर है, हायर ग्राउंड पर है, वहां पे उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा हुआ रिस्पॉन्स। लेकिन आपका जो केस स्टडी है यहां पे सॉल्व नहीं होगा, इट वोंट बी सॉल्व हियर। ये तो आपने शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो लॉन्ग टर्म भी तो सोचेगा ना। लॉन्ग टर्म क्या सोचेगा? फ्यूचर में ना हो, उसको क्या बोलते हैं? मिटिगेशन। मिटिगेशन बोलते हैं इसको, रिस्क रिडक्शन। कि हम क्या करेंगे? जोनिंग करेंगे। हम आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि जो क्लाउड बर्स्ट है उसको जल्दी बताया जा सके कि कब आ रहा है। यहां तो बता ही नहीं पाए थे ये लोग, ये कह रहे थे कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे। एक्चुअली क्या होता है, बे ऑफ बंगाल से जो मानसून सीजन सुना होगा ना, साउथ वेस्ट मानसून, और एक जो एयर होती है, विंड होती है, वो बे ऑफ बंगाल से आती है। ये बे ऑफ बंगाल वाली कई बार कश्मीर साइड में निकल जाती है, और कश्मीर पे जब पहुंची तो ऊपर से वेस्टर्ली चल रही होती है। इधर वाले बे ऑफ बंगाल के पास मॉइस्चर होता है, उधर कश्मीर के ऊपर वो चल रही वेस्टर्लीज, ये जो कोलाइड करती हैं तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। यही क्लाउड बर्स्ट करवाया है, इसका रीजन यहां पे ये था। इधर ये पूछ सकते हैं, वहां पे तुमको सर्च करना है, न्यूज के थ्रू तुम्हें सर्च करना है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ क्यों वहां पे फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। अब तुम रिवर का जो बैंक फ्लो है वहीं पर तुम अगर कंस्ट्रक्शन करोगे, इंक्रोचमेंट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बचने की कंडीशन बहुत कम रहेगी। इंडिया में लोग श्रद्धा में ही चले जाते हैं, समझ आ रहा है ना, चढ़ावा हो जाता है वहां पर। हम सोच के नहीं जाते। 2014 की जो फ्लड आई थी तो हमारी मम्मी भी चली गई थी वहां पर। आईएमडी की रिपोर्ट थी कि रेनफॉल होने वाला है, मम्मी बोली नहीं, भगवान नहीं होने देता, भगवान रोक लेगा। किस्मत अच्छी थी कि वी गॉट बैक, एक हफ्ते तक कांटेक्ट नहीं हो पाया था। तो पॉइंट इज, इंडिया में लोग एजुकेटेड नहीं है, ये पॉइंट भी तुमको लिखना है कि जो वहां के लोकल लोग हैं उनको थोड़ा वेदर कंडीशन बारे में बताओ। कंस्ट्रक्शन का जो कोड होता है, बिल्डिंग कोड, उसको डिजाइन करो ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए। सोशल कैपिटल को डेवलप करो। अब होगी जाके केस स्टडी पूरी, समझ में आ रहा है? अब इस न्यूज से तुमने ज्योग्राफी का कंटेंट भी निकाल लिया, तुमने केस स्टडी भी बना ली, पेपर 3 का डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर अप कर लिया इसी न्यूज से। अब तुम मुझे बात बताओ, ये स्टैटिक रहा कि डायनेमिक रहा? डायनेमिक था, लेकिन स्टैटिक भी है। और स्टैटिक वही पोर्शन है जो तुम्हें जीएस पेपर 1, 2, 3 में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि तुम पेपर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पॉलिटी वॉलिटी छूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें कनेक्ट करना उससे बस, क्योंकि जो चीज करंट में चल रही है, एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो वो उन टॉपिक्स को ही तो लेगा ना, उन्हीं स्टैटिक पोर्शन को लेगा जिनका करंट समय में डिस्कशन है। जैसे इलेक्टोरल सिंबल को लेकर के शिवसेना का जो इशू चल रहा है, सुना होगा तुमने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है उसमें कि किसका सिंबल होगा, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर स्टैटिक, इसी तरीके तुमको वर्क करना है। नेक्स्ट न्यूज देखो एक बार, यहां पे है साइटिंग फेमा वायलेशंस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइन्स एमनेस्टी इंटरनेशनल 51 करोड़ फाइन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम तो बहुत न्यूज में है आजकल। एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो सिविल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, लेकिन इन पे क्या हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग गया है। अब यहां पे इशू यही है, ये न्यूज तुमको पता रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कई बार यूपीएससी में ऐसे पूछते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज विच ऑफ द फॉलोइंग, इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, इस तरीके से ऑप्शन दे देते हैं। 2-3 बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा भी है एनजीओ को लेकर के। सेकेंड पॉइंट क्या बन सकता है, फेमा का नाम लिया गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका रोल क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इसको मैनेज कैसे करना है, कौन सी एजेंसी इस एक्ट को इंप्लीमेंट करती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये एक्ट आता है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है फेमा में जो बार बार लोग इस तरीके से रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, ये इन्हीं सब चीजों से निकल जाएगा। एफसीआरए का नाम सुना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट,
तुम सब तो चाणक्य मैं कोचिंग भी कर रहे हो ना शायद। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। FCRA को फेमा से कंपेयर कर देंगे, कंपेयर FCRA विद फेमा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन वहां भी है, यहां पे फॉरेक्स है। FCRA कंट्रीब्यूशन इन एनजीओज है, पॉलिटिकल पार्टीज है। इट टॉक्स अबाउट फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इट टॉक्स अबाउट फंडिंग ऑफ द एसोसिएशंस। पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग पहले बंद हो गई थी, फिर से चालू हो गई अभी, ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज फेमा जो एक्ट है उसमें पढ़ो, ये मिनिस्ट्री ऑफ, किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फेमा। फॉरेन एक्सचेंज, पैसे की बात कौन मिनिस्ट्री करती है? फाइनेंस, ठीक है। उसमें डिपार्टमेंट, और उसमें कॉन्सेप्ट ये कि उसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है, ये भी यूपीएससी पूछता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विल मैनेज फेमा, इट्स पॉलिसीज, ऑपरेशन। और जो एफसीआरए है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम करती है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एफसीआरए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम मैनेज करती है। वो जो इन्फोर्स होता है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू होता है, वो भी एक अलग एजेंसी, उसके बारे में तुमको पढ़ना है। अब ये अगर तुमने इनके बारे में पढ़ लिया, वंस यू रेड अबाउट फेमा, जब भी फ्यूचर में न्यूज आती है तो आपस नोट्स तो रहेंगे ना, बार बार थोड़ी पढ़ना पड़ेगा इसको तुम्हें। मिनिस्ट्री ऑफ होम की न्यूज बार बार थोड़ी यही आएगा ना, फेमा, फेरा, फिर कोई और अदर एजेंसी उसको वायलेट करेगी, फिर से न्यूज में आएगा। तो कंटेंट तो सेम है ना, कंटेंट सेम रहेगा। और ये मत समझो, हमेशा लोग ये फील करते हैं कि जून में एग्जामिनेशन है तो लास्ट मई से पढ़ लेते हैं, मई जून जुलाई और इस वाले मई तक पढ़ लेते हैं, एक साल का करंट अफेयर्स कम, वो 70% ही कवर करेगा, 30% तो 3-4 साल के बीच में से आता है कहीं से भी। तो न्यूज पेपर को पढ़ते रहो, एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू रीड अ न्यूज पेपर। यहां पे लॉजिक वही है कि इस न्यूज को पढ़ करके कौन कौन सी चीज में निकाल सकते। अब पॉइंट ये हुआ कि जब कंट्रीब्यूशन आता था एमनेस्टी इंटरनेशनल में, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसा एनजीओ है जिसपे ये बोला गया है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज को करता है, जो भी नेशनल एक्टिविटीज है उसको रोकता है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था फॉरेन से वो भी रुक गया। अब लेकिन चैलेंज ये है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या किया, एक अपनी सब्सिडरी बना करके उसको उसमें फंड मंगवा लिया, बोला यहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहां पे इस सब्सिडरी ने काम किया, इसका पैसा आया है इसको। मतलब इसने एफसीआरए को ओवररूल करके फेमा में दिखाया। इन्होंने बोला कि ये सोशल एक्टिविटी नहीं है, ये एक सब्सिडरी है जिसने सर्विस प्रोवाइड करी है, उसको पैसा दिया जा रहा है। जब पैसा आता है किसी सर्विस के थ्रू तो वो किस में आएगा? फेमा में आएगा। जब कंट्रीब्यूशन एक एनजीओ में आएगा तो किस में आएगा? एफसीआरए में आएगा। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो उन्होंने एफसीआरए से बचने के लिए, क्योंकि वहां पे बैन हो गया था, उन्होंने फेमा में दिखाया। तो अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बोल रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, इसलिए इन पे फाइन लगाया है। ये एक केस स्टडी है, केस स्टडीज को हमेशा माइंड में रखा करो। मनी लॉन्ड्रिंग जो है, अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मान लो पेपर 3 में पूछा जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग, अगर पूछा जाएगा तो उसमें बाबा एक एग्जाम्पल है लिखने के लिए, तुम्हारे पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए तुम्हारे माइंड में हमेशा एक एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर दिस पॉइंट, से फॉर एग्जाम्पल हम क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं। इन क्लाउड बर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो मुझे बात बताओ, सिविल सर्वेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है तुम्हारे हिसाब से? सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी होती है? इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कुछ लोग कंपैशन बोलेंगे, कुछ लोग इंपैथी बोलेंगे, कुछ लोग इम्पार्शियलिटी बोलेंगे, अलग अलग ओपिनियन है, यू कैन राइट दोज आंसर्स। बट आज के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि सिस्टम इतनी तरीके से चेंज हो रहा है, इसमें तुम अडेप्ट कैसे करोगे? When I was giving my interview, तो मुझसे पूछा गया कि आप किसी ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं और आपके ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। You think that your attitude is positive, so can I say that half of the thing is done? मतलब अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो हम ये क्या हम नहीं मान सकते कि 50% काम हो गया है? मान सकते हैं? और एटीट्यूड पॉजिटिव मतलब मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है कि मैं पूरे देश की गरीबी दूर कर दूंगा, तो आधी गरीबी दूर हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? रिसोर्सेस है कि नहीं? मतलब पॉइंट ये है, व्हेन यू बिकम अ सिविल सर्वेंट
यू हैव द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, बट देन ऑल्सो यू शुड नो, तो पता होना चाहिए कि इतने कम रिसोर्सेज में भी कैसे बेनिफिट लेकर के आना है, कैसे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में बार्गेनिंग करके पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। आप उनसे लड़ तो नहीं सकते ना, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। आप पता चला वहां गए, माथे पे कफन बांध करके और सोचे कि यार मैं सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, पहले दिन 2-4 वीडियो पैट्रियटिज्म पे देख के, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होता है। यू विल हैव टू अडैप्ट। काम तुम अच्छे से ही करो, इंटीग्रिटी जो वर्ड बोला वो सही है एकदम, ऑनेस्टी शायद पॉसिबल नहीं है लेकिन इंटीग्रिटी बहुत पॉसिबल है। तो एटलीस्ट विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज यू शुड फाइंड आउट द वे हाउ टू डू द वेलफेयर। मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें कुछ अच्छा करो, ग्रेडिंग करो, किसको सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे की उसको प्रोवाइड करो। तो अडेप्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन भी जो थी क्लाउड बर्स्ट वाली, वहां पे उसके पास सारे रिसोर्सेज थोड़ी हैं डीएम के पास, अचानक से फ्लड आई है ना, बोल के थोड़ी आती है। नाउ दे हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज, इजंट इट? दे हैव टू अडैप्ट with the limited resources, they have to be consistent. अब तुम जाकर के यूपीएससी में वहीं से पुरानी अगर वैल्यूज लिख करके आओगे, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, तो वो तो सभी लिख करके आएंगे, वो तो लिखनी है, लेकिन 2-4 नई वैल्यूज भी निकालनी है कि नहीं। एडेप्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, किसी भी काम को सक्सेसफुल करने के लिए क्या है, सर ने वो लाइन बोली थी ना, चींटी पहाड़ पे चढ़ती है 100 बार गिरती, क्या कुछ लाइन थी अच्छी सी। तो दैट इज कंसिस्टेंसी, इजंट इट? इन सब के लिए चाहिए मेहनत, और यहीं पे तुम्हें आइडेंटिफाई होगा न्यूज़पेपर से। समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में बन सकता है, राइट टू प्राइवेसी एंड आर्म्ड फोर्सेस, दे शुड बी गिवन और दे शुड नॉट बी। न्यूज में बाकी बहुत चीजें हैं, कुछ ही चीजें काम की हैं, लेकिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया इससे राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी बारे में पढ़ लो, कौन सी केस स्टडी है, पुट्टुस्वामी केस स्टडी है। एक बार देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है उसमें। आधार को लेकर आया था ना ये इशू, आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया था कि कोई भी सर्विस चाहिए तो आधार कार्ड दिखाओ आकर के तभी सर्विस मिलेगी। अब आधार कार्ड में आइरिस इंफॉर्मेशन है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, उसको पब्लिक करना मतलब प्राइवेसी को हैम्पर करना, ठीक है। लेकिन गरीबों का क्या प्राइवेसी यार? अगर ये प्राइवेसी को देखेंगे तो इनको सर्विसेज मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। लेकिन तुम्हारे माइंड में कभी भी ऐसा डिबेट आए तो दोनों साइड के आर्गुमेंट होने चाहिए। प्राइवेसी देनी भी चाहिए, मतलब जो उनकी एब्सोल्यूट पर्सनल चीजें हैं उस पर स्पाइनेज नहीं होना चाहिए। बट जहां पे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की बात आ जाती है, जहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात आ जाती है, वहां पे यू हैव टू केयर अबाउट द कंडक्ट रूल्स। वहां पे हम आपकी प्राइवेसी को हैम्पर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट प्राइवेसी इज अ मिथ इन अ डेमोक्रेसी। एब्सोल्यूट प्राइवेसी इज अ मिथ। एब्सोल्यूट प्राइवेसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए यहां पे तुमको कोई भी ऐसा डिबेट आता है वेदर दे शुड हैव और दे शुड नॉट हैव, तो आपके पास दोनों के लिए आर्गुमेंट होने चाहिए। बट तुम आंसर लिखोगे उसका तो बैलेंस लिखोगे। क्या लिखोगे आंसर? कि देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड, बिकॉज एज दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, वी नीड टू रिस्पेक्ट सर्टेन डिग्निटी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो आर्मी होती है वो डिसिप्लिन पे काम करती है। डिसिप्लिन अगर आती है तो ड्यूटी आती है या राइट्स आते हैं? ड्यूटी आती है। मतलब जो आर्मी मैन है उसकी ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर वो सिर्फ राइट्स की बात करने लगेगा तो दूसरों की ड्यूटीज अफेक्ट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई व्हेन द ड्यूटी इज इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट प्राइवेसी इज अ मिथ। बट जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो उनकी फैमिली की इंफॉर्मेशन है, दे शुड नॉट बी टच्ड। इस तरीके से हम लोग आगे समझ में आ रहा है न्यूज़पेपर से। प्राइवेसी, कॉमन मैन का प्राइवेसी का राइट तो रिकॉग्नाइज्ड है, और इन्होंने भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में बोला कि जब कॉमन मैन का रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आप प्राइवेसी, तो हमारा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने क्या कर दी गलती? हमारे पर्सनल चीजों को क्यों, इस पे क्यों स्पाइनेज किया जा रहा है? तो दे हैव मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, व्हाट यू हैव टू डू? शिंजो एबे की जो डॉक्ट्रीन है, गुजराल आई एम टॉकिंग अबाउट, गुजराल डॉक्ट्रीन का क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। तो इनकी डॉक्ट्रीन क्या थी? व्हाट वाज द डॉक्ट्रीन ऑफ शिंजो एबे? Abenomics was basically an economic propaganda. Let's talk about the doctrine. Doctrine उनकी ये थी, अभी प्रेजेंट फॉर्म में क्या है? इंडो पैसिफिक का फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंडो पैसिफिक। तभी क्वाड का नाम सुना होगा तुम लोग ने, QUAD। ये क्या है? फॉर्मल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने इन कंट्रीज को, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इनको बुलाया था साथ में एक्सरसाइज करने, मतलब जिम वाले एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज मतलब मिलिट्री
मैरिटाइम साइज। एंड वन मोर थिंग, ये जितनी कंट्रीज हैं दे वांट टू कंटेन चाइना बिकॉज दे फियर द एस्पिरेशंस ऑफ चाइना। चाइना के जो एस्पिरेशंस, राइजिंग एस्पिरेशंस है, जो आइलैंड को सब कुछ चाहिए ना, मतलब चाइना वांट्स एवरीथिंग। चाइना कहीं जाके देखता है ये काम की चीज है, ये तो हमारे अंदर है। बोले मैप है हमारे पास, 9 डॉटेड लाइंस वाला मैप दिया था ना, खूब मैप देते हैं इंडिया के। जब नेहरू जी भी जब कर रहे थे, डिप्लोमेसी कर रहे थे, तो नेहरू जी को लगा ये तो हमारा ही पार्ट है, इसमें तो बात ही नहीं करनी है। बोले हाँ ये लो आप ही के पास तो है, अभी ये जो रीजन है ये आप ही के पास है। अभी हम लोग पहले काम करते हैं, पंचशील को साइन कर लेते हैं, अभी तो आप ही के यहाँ पास में ही है, कल कोई मैप देख करके, हमारे पास कोई मैप पड़े देख करके साइन कर देंगे। नेहरू जी उसमें थोड़े से हिंदी चीनी भाई में चल रहे थे कि भाई चाइना बहुत अच्छा है, और चाइना फिर धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, और इंडिया का सोचता था कि इतने टॉप पीक्स हैं वहां पर कोई चल नहीं पाएगा, बस समझ रहे हो लॉजिक। और हमको जो खतरा है वो पाकिस्तान की तरफ से बेसिकली, तो हमारी जितनी फोर्सेस थी किधर थी, वो पाकिस्तान साइड में, उधर सूखा पड़ा था एकदम, कोई बना रहा है। और चाइनीज जो थे सब छोटे थोड़ी होते हैं, हाइट भी होती ना, उनको लगा चढ़ नहीं पाएंगे, चढ़ के आगे, और उसके बाद वी नो एवरीथिंग। यस, दैट वाज द रीजन व्हाई इंडिया स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन न्यूक्लियर वेपन 1962। दैट वाज ओनली रीजन, बिकॉज इंडिया वेंट टू एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबके पास गया, यूएस के पास गया, रशिया के पास गया, सबके पास गया हेल्प मांगी, किसी ने नहीं कहा। तो दैट वाज द रीजन कि क्यों हमने अपने, और बुद्धा का नाम लिया था, फिर स्माइलिंग बुद्धा पहले किया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला लाफिंग बुद्धा है, ये स्माइल नहीं करता, ये हंसता है। और बुद्धा की डॉक्ट्रिन क्लियर है, अगर तुम नहीं मारोगे तो हम भी नहीं मारेंगे, पर अगर तुम मारोगे तो वायलेंस बुरा, अपने आप को बचाने के लिए हम। और जब बुद्धा हंसे हैं ना, तो 5 न्यूक्लियर बम फटे हैं नहीं लाफिंग बुद्धा में, पोखरण में, 5 टेस्टिंग फॉर देम। सो यू नीड टू ऑल्सो नो द रीजंस व्हाई 1962 का अफेक्ट क्या था। 1962 की लड़ाई क्या थी, बेसिकली इट वाज अ फाइट बिटवीन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड कम्युनिज्म सॉरी। कौन सा मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल है? इंडिया का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बहुत पॉपुलर हो रहा था उस समय, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर ज्वाइनिंग, नेहरू जी बहुत पॉपुलर हो रहे थे उस समय। चाइना को लगा उसका मॉडल फेल ना कर जाए, बिकॉज कम्युनिज्म रशिया में भी था, सोवियत यूनियन में वहां भी था, चाइना का बहुत डिफरेंट था, एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिज्म था, वहां पे इंडस्ट्री बेस्ड कम्युनिज्म था। इनको शो करना था कि हमारा मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल है, वर्ल्ड पे कैसे दिखाएं, अटैक करो इंडिया को, वीक तो है ही है। इंडिया वॉज इफेक्टेड अगेन, एंड इंडिया व्हेन यू टॉक अबाउट टुडे आल्सो, इफ यू टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनेस्टली स्पीकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी हम वीक हैं, इतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लड़ना है, टेंशन मत लीजिए, खाली पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, 1962 का वॉर इंपॉर्टेंट क्या था, रीजन क्या था, इंपैक्ट क्या था, ठीक है। देखिए मोटिवेशन इज नेसेसरी, आई ऑलवेज से मोटिवेशन इज वेरी, बट यू नीड टू नो द रूल्स कि तुम अपना मोटिवेशन अप्लाई कहां करना है, समझ आ रहा है ना। चलो, इंडिया जापान टाइज की पर्सन बिहाइंड क्वाड, तो शिंजो जो डॉक्ट्रिन है उसमें क्वाड का नाम आएगा, इंडो पैसिफिक रीजन का नाम आएगा, ठीक है ना। चाइना यूज्ड टू सपोर्ट जापान विद आयरन ओर, अच्छी दोस्ती थी दोनों की। अचानक से चाइना जो है इमर्ज करने लगा, जापान ने वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन लेकर आया है, जापान को चाहिए था आयरन ओर, चाइना ने मेन टाइम पे मना कर दिया, फिर इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। जब इंडिया ने सपोर्ट उनको किया है, तब इंडिया चाइना की जो रिलेशनशिप थी वो स्ट्रांग हुई थी, काफी स्ट्रांग हुई। उसके बाद व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मनमोहन सिंह ने ग्लोबल पार्टनरशिप का नाम लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने ग्लोबल के आगे स्ट्रैटेजिक लगा दिया, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। एंड व्हेन नरेंद्र मोदी केम, he added the word special global strategic partnership. So we have a special global strategic partnership. अगर कि ये जो हमारी पार्टनरशिप है वो सिर्फ म्यूचुअल नहीं है, ग्लोबल लेवल पे हम डेवलपमेंट करेंगे। स्ट्रैटेजिक मतलब ये है हम उन एरियाज में इन्वेस्ट करेंगे जिनका फ्यूचर में इंपैक्ट है, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। फुकुशिमा डिजास्टर के बाद में चाइना में जो ओपिनियन है बेसिकली वो एंटी न्यूक्लियर पॉलिसी है, वहां पर वो किसी भी कंट्री का सपोर्ट नहीं करते जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाती है, बट वो सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे वो एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर जापान जब तक इंडिया के साथ ट्रीटी नहीं करेगा, फ्रेंच
और यूएस, ये दोनों जो कंट्रीज हैं, यहां पे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट बनते हैं, उनके जो बेसिक पार्ट है वो जापानीज कंपनी से आते हैं, और काफी सारी कंपनीज में जापान की ऑनरशिप काफी ज्यादा है। तो इस वजह से जापान का ज्वाइन करना बहुत जरूरी था। इंडिया को एक्सेप्शन प्रोवाइड किया उन्होंने। समझ में आ रहा है? गुड़गांव में एआई इनेबल्ड सीसीटीवी टू ट्रैक दोज हु आर नॉट वियरिंग हेलमेट्स। अच्छा, हेलमेट से याद आया, कुछ लोग तो हेलमेट लगाते इसलिए खाली चालान बच जाए, बाकी उस हेलमेट को देख के कभी नहीं लगता कि बचेंगे। जरा सा होता है इतना टोपी, इतना ना आगे की पकड़ ना पीछे की, बस लगा होता है। सो बेसिकली व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, गुड़गांव एआई इनेबल, ज्यादा इसमें नहीं देखना है, बस एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखना है। एग्जाम्पल है उसका कि जब तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिख रहे होगे तो तुम वहां पे गुड़गांव का एग्जाम्पल लोगे। वहां की जो म्यूनिसिपैलिटी है उन्होंने चालान काटने के लिए एआई इनेबल सीसीटीवी कैमरा लगाया। अब यहां से लॉजिक वही, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। देख लो ना आजकल कैमरे में खूबसूरत दिखने लगते हो अचानक से, है एआई है होगा ना, एआई आर्टिफिशियल है, बट वो दैट मीन्स वहां पे क्या है, मशीन लर्निंग है। यू हैव ह्यूमन इंटेलिजेंस, व्हेन आई ट्राई टू इमिटेट द ह्यूमन इंटेलिजेंस कि ह्यूमंस कैसे एक्ट करेंगे, और यार 2-4-5 लाइक बढ़ जाएंगे इसी मान, है कि नहीं? अगर बढ़िया फोटो पड़ेगी, ब्राइटनेस, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट सब कर देगा वो। दैट मीन्स व्हाट, ही इज इमिटेटिंग, द मशीन इज लर्निंग व्हाट ह्यूमंस डू बेसिकली। पहले फोटो खींचेंगे, फिर 1 घंटा लगाएंगे उसको एडिट करने में, तो वो काम कौन करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यूपीएससी इससे ऊपर जा रहा है, सुपर इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। व्हाट इज सुपर इंटेलिजेंस? वहां पे लॉजिक आता है, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? एग्जैक्टली, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न्स फ्रॉम द इन, दैट मीन्स रोबोट हैज टू डू नथिंग विद द एनवायरमेंट। समझ में आ रहा है? अगर डीप सी माइनिंग करनी है, उसको मतलब ही नहीं कितना कह रहा है, बस छोड़ दो उसे, कुछ ना कुछ लेके लौटेगा। सो रोबोट को किसी कुछ नहीं लेना एनवायरमेंट से, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना ही एनवायरमेंट से। बेसिक डिफरेंस ये। तो ये जो है मशीन लर्निंग के थ्रू सीसीटीवी टू ट्रैक दोज हु आर नॉट वेयरिंग हेलमेट। समझ आ रहा है? पुलिस वाले बोलेंगे कि ट्रैफिक वाला हमारा काम क्या रहेगा? काम है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सीट बेल्ट मॉनिटर नहीं कर पाता है, उसके लिए खड़े होंगे पुलिस वाले। ठीक है भाई, रखना नहीं तो लोग हड़ताल पे आ जाएंगे ना पुलिस वाले, क्या हर जगह मशीन लग रहा है। एटलीस्ट नो बॉल देखने के लिए अब तो क्या हो रहा है क्रिकेट में, थर्ड एम्पायर, लेकिन फिर भी एम्पायर को खड़ा कर देते मॉरल प्रेशर के लिए, इसलिए। ओके, एक स्टेटमेंट आया था, ये मुख्तार अब्बास नकवी जी का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन है ये? माइनॉरिटी। ये जब जा रहे थे अपनी पोस्ट से तो लोगों ने इनसे बोला कि अगर मुस्लिम्स बीजेपी में नहीं है तो क्या बीजेपी सबके लिए कॉमन पॉलिसीज बनाएगी? अब उसको टेक्निकली वर्ड देखिए क्या लिखा है वहां पर, देखिए कौन सा मिला है, सिंबोलिज्म। दे हैव यूज्ड द टर्म सिंबोलिज्म इज नो गारंटी ऑफ सेक्युलरिज्म। ये किसने बोला? अब्बास नकवी जी ने। अब यहां पे ये बन सकता है एसे का टॉपिक, सिंबोलिज्म इज अ गारंटी ऑफ सेक्युलरिज्म। लिखिए इसमें क्या लिखेंगे, आपको मतलब समझना पड़ेगा, ऐसे लिखने का तरीका जानना पड़ेगा। ऐसे तो सर को काफी अच्छे से पता है ऐसे के बारे में, कभी इनकी क्लास लीजिएगा। लॉजिक यहां पे है, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड सिंबोलिज्म। मतलब इंडिया कुछ रिलीजियस सिंबल से होता है डिफाइन, कि यहां पे क्रिश्चियंस भी हैं, यहां पे मुस्लिम्स हैं, यहां पे हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, तो ये सिंबल्स हैं। मतलब सिंबोलिज्म का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। अगर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो क्या भारत एक सेक्युलर कंट्री है? ये लिखना है ऐसे, मतलब सिंबोलिज्म मतलब क्या? वहां पे रिप्रेजेंटेशन, कि अगर किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मान लीजिए इंडिया में एक भी मुस्लिम लीडर नहीं है, तो क्या इंडिया सेक्युलर देश है? अगर इंडिया में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है सेंटर पे, तो क्या इंडिया सेक्युलर देश है? क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखिए पॉइंट वही है। अब बेसिकली अगर छोटे दिमाग वाला इंसान हो तो वही बोले कि यार मुस्लिम्स नहीं है तो बेनिफिट। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा एंड क्या है? इंडिया में एंड सेक्युलरिज्म है,
व्हाट इज सेक्युलरिज्म इन इंडिया? स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट हैज टू डू नथिंग विद द रिलीजन। बट थर्ड लाइन नहीं है, स्टेट एंड रिलीजन आर एब्सोल्युटली सेपरेट। इंडिया में नहीं है ये चीज, बिकॉज इन इंडिया स्टेट सपोर्ट्स एवरी रिलीजन। स्टेट हर रिलीजन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। हज यात्रा को भी फंडिंग करते हैं हम लोग, कुंभ में भी करते हैं। तो हमारे यहां क्या है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। क्या है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। तो अगर तुम एक किसी भी चीज तक पहुंचने का एक तरीका होता है कि नहीं होता है? एक पाथ होता है। मान लो तुमको पटना में पहली बार आया, कोई बढ़िया सा चौराहा बताओ, वहां जाने के लिए कोई पाथ होगा ना, तो रास्ता। क्या वही रास्ता जाएगा? एक ही रास्ता जाएगा? हो सकता है कोई और रास्ता भी हो। अगर कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो सेक्युलर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आप ये सोच रहे हो कि एक यही तरीका है सेक्युलरिज्म लाने का, इजंट इट? मतलब अगर अमेरिका ये बोले कि लिबरलाइजेशन से ही डेवलपमेंट हो सकता है, क्या ये सही है? अगर कोई एक पॉलिसी को जोर दे इससे ही होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रेडिकलिज्म और नॉट? शरीयत लॉ को जो फंडामेंटल चल रहा है वर्ल्ड में अभी, वो क्या बोलते हैं कि शरीयत लॉ ही बेस्ट लेके आएगा। फंडामेंटलिस्ट जो पुरानी सोच वाले थे, उन्हीं में मॉडर्न सोच वाले क्या बोलते हैं? नहीं, कोई और तरीका भी है, इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं। तो किसी भी एक बात को अगर आप फोर्सफुली बोलते हो यही तरीका सही है, तो उसको बोलते हैं रेडिकलाइजेशन। तो अगर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही सेक्युलरिज्म आना है, तो इसका मतलब यह है कि आप रेडिकल हो, आप बाकी सोचों पे विश्वास ही रखते हो। अगर इसने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही तो गवर्नेंस बढ़ेगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट थोड़ी चला जाएगा यार। सो इंडिया में इफ यू टॉक अबाउट कल्चर, कल्चर में बताइए, मुगल आर्किटेक्चर भी तो है, वहां पे हिंदू आर्किटेक्चर भी है, जैन आर्किटेक्चर है, तो हम लोग सेक्युलर तो है ना, भले ही हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा हो। In the same manner, if you talk about the selection process to the percentage of the various communities, कुछ representation तो सेंटर पे आ ही रहा है उनका भी। As a administrator, in a class also, people sit together. So यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि हम एक ही रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही मिनिस्टर नहीं है, बट हम एंड पे जा रहे हैं। We'll bring what? Secularism, because हम मीन्स पे नहीं जा रहे हैं, हम किस पे जा रहे हैं? एंड पे। हमारी सोच किस पे होनी चाहिए? एंड रिजल्ट पे होनी चाहिए, मीन्स पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगेन इंडो पैसिफिक, अब इससे मान लो कोई एडिटोरियल आ रहा है, चीजें समझना। एडिटोरियल पढ़ते हो ना, एडिटोरियल में पूरा विश्वास मत किया करो, पढ़ करके खाली पॉइंट नोट कर लो। अगर वो फेवर में बोले तो अगेंस्ट में कुछ ना कुछ होगा। आई विल दिस पॉइंट, मेनी टाइम्स वी फील दैट जो एडिटोरियल में लिखा है वही सही है। वो किसी का ओपिनियन है कि नहीं है? नीचे नाम लिखा रहता है। नाउ इफ योर ओपिनियन इज राइट, दैट मस्ट बी फैक्चुअल बेस्ड। मतलब अगर तुम सही बोल रहे हो तो तुम्हारे पास डाटा फैक्ट तो होगा, तो उसको तुम नोट कर लो, वो तुम्हारा एक पॉइंट बनाएगा यूपीएससी का। बट सिर्फ वही सच नहीं है, क्योंकि लोग प्रो और अगेंस्ट गवर्नमेंट लिखते रहते हैं। तुम्हारा काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट? हाफ ग्लास वाटर फुल रिकॉग्नाइज करना या एम्प्टी रिकॉग्नाइज करना? दोनों करना। अगर फुल रिकॉग्नाइज करोगे तो रिफॉर्म कैसे लेके आओगे यार? तुम्हें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए और तुम प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रेडी हो, इजंट इट? सो यू नीड टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस होना चाहिए किसी भी व्यू पॉइंट के, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, दोनों को नोट करो। और वो जो पॉइंट तुम नोट कर रहे हो वो तुम्हारी सोच नहीं है, वो किसी फैक्ट बेस्ड सोच होनी चाहिए कि अगर पॉवर्टी है तो क्यों है, ये फैक्ट है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेल हो रही पॉवर्टी की तो क्यों हो रही हैं? इस रीजन से हो रही हैं, ये यहां पे दिया हुआ था, लेकिन सक्सेसफुल भी तो हो रही हैं, इजंट इट? अच्छा तुम ये बताओ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इनइक्वालिटी या पॉवर्टी? पॉवर्टी। देखो इनइक्वालिटी को तुमने सुना होगा ना, कई जगह लिखा था कि 70% वेल्थ जो है इंडिया की वो 1% पॉपुलेशन के पास है, लोग अमीर बहुत ज्यादा हैं। देखो एक डिबेट नया क्रिएट हो गया है। कॉन्सेप्ट ये है कि क्या ये जो 1% है जिनके पास 70% वेल्थ है, ये वही 1% है जो पहले 1% थे, या ये 1% चेंज हो रहे हैं? भाई अगर किसी की आईटी सर्विस में नौकरी लगी, अच्छा पैकेज गूगल में लग गया, फॉरेन चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इनकम बढ़ जाएगी ना।
वो नीचे थोड़ी रह जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, भले उसके पापा किसान हो। तो हमें डिस्कस करना चाहिए इनकम मोबिलिटी पे कि लोग कितना शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे से ऊपर कितने लोग जा रहे हैं, जो काम नहीं कर रहा ऊपर से नीचे कितने लोग आ रहे हैं। इनकम मोबिलिटी डिबेट होना चाहिए, ना कि इनइक्वालिटी। तो मैं वही कहूं, चीजें डिबेट ऊपर बढ़ रहा है। अब किसी लड़की ने बोला था कि स्मार्ट वर्क चाहिए, इसी क्लास में मैं सुन रहा था अभी, ये होता है स्मार्ट वर्क। नई चीजें क्या लिख रहा है वहां पर? अगर इनइक्वालिटी पे डिबेट आ रहा है तो तुम बोलो ये तो चैलेंज है ही है, इनइक्वालिटी चैलेंज है, लेकिन इससे बड़ा चैलेंज क्या है? इनकम मोबिलिटी। कितने नीचे वाले ऊपर आ पा रहे हैं, कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही नहीं मिल रही है। इंडिया की डेमोक्रेसी में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मेरे पास नौकरी होनी चाहिए, उसकी एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि मैं मेहनत करूं। अब डे बाय डे अगर तुम सीटें कम करोगे यूपीएससी की तो मेरी मेहनत हो सकता है खराब भी जा सकती है। अगर सीटें बढ़ेंगी तो मेहनत बढ़ेगी। तो अपॉर्चुनिटी इज इंपॉर्टेंट और नॉट? अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट था कि डेमोक्रेसी सस्टेन कैसे होती है? अपॉर्चुनिटी से। अमर सेन को जानते हो? चलो अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको जानते हो। अब ये इसके बाद वह टॉपिक करिए। ये जो घूस पार्टीज एनीवे, ये इलेक्शन सिंबल को लेकर के इशू था। स्प्लिट एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था जिसमें ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था? कौन सा शेड्यूल था? 10th शेड्यूल था, इजंट इट? कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ था? 102 ऐड हुआ था। स्प्लिट क्या था उसमें? उसमें 1/3 अगर पॉलिटिकल मेंबर्स बाहर निकलते हैं, 1/3 पहले ये था, 1/3 अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो ना ही 1/3 ना ही 2/3 बचे हुए, दोनों में से कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। इसको 1985 में फिर हमने अमेंड किया, 2000 उसके बाद इट वाज आई थिंक 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें 2/3 को रिकॉग्नाइज किया कि अगर आप 2/3 छोड़ते हैं तभी बचे हुए 1/3 सेफ रहेंगे। लेकिन इसमें फिर भी लूप होल्स है एंटी डिफेक्शन लॉ में। क्या क्या लूप होल्स हैं यार? तुम उसको एक ही बार तो पढ़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। उसको न्यूज़पेपर से निकाला, नोट्स बनाया, लक्ष्मीकांत खोली, जो जो रेलेवेंट पॉइंट्स है नोट कर लिए, लक्ष्मीकांत भी तुम्हारी हो गया एक चैप्टर और तुम्हारा करंट अफेयर्स भी हो गया। मिक्स करके पढ़ोगे तभी कर पाओगे, बिकॉज व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर्स यू हैव द एग्जांपल्स इन योर माइंड। यूपीएससी में नंबर तभी मिलेंगे जब तुम्हारे हाथ में एग्जांपल्स होंगे। एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं, किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए तुम्हारे पास एग्जांपल होना चाहिए। समझ आया? अब ये एनर्जी पोवर्टी वर्ड यूज हुआ, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी पोवर्टी, समझ आ रहा है ना? मतलब गरीबी दूर ही नहीं हो रही है, नई नई फॉर्म की गरीबी आ जा रही है। व्हाट इज एनर्जी पोवर्टी? रशिया ने किस पे अटैक किया था? यूक्रेन पे। ठीक है, यूक्रेन पे जब अटैक किया तो रशिया पे क्या लगाया? बैन। रशिया क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस गैस एंड ऑयल। अच्छा, उन पे बैन लग गया। वो गैस एंड ऑयल कहां पे आता था? इंडिया में आता था, isn't it? अब अगर उस पे बैन लग गया है तो इसका मतलब क्या है? जो चीप ऑयल और गैस आ रहा था वो नहीं आ पाएगा। अब इंडिया में पावर की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। मतलब आप इनडायरेक्टली उस वॉर के थ्रू आप रशिया पे जो बैन लगा रहे हो उसकी वजह से मैं क्या हूं? एनर्जी पुअर। इस पे G7 जब मीटिंग हुई थी तो मोदी जी ने बोला था कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी पोवर्टी। ज्यादातर कौन है? अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज हैं इसमें। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज अगर बैन भी लगाती हैं तो उनके फेवर में लगाती हैं। अब ये ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं अचानक से। जब ये अमेजन फॉरेस्ट में जब आग लगी थी तो बहुत इशू हुआ था ना, वीडियो आ रहे थे, जानवर मर गए, ये हुआ। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने सिंपल सी बात बोली, बोले तुमको डेवलपमेंट करना, तुमने कर लिया, तुमने पेड़ काट लिए, तुमने डेवलपमेंट कर लिया, अब हम काट रहे हैं, कुछ हो रहा है तो तुमको प्रॉब्लम हो रही है, तुम चाहते ही नहीं कि हम डेवलप हो। एक व्यू पॉइंट वो भी है ना कि यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट व्हेन यू हैव डिस्ट्रॉयड द एनवायरमेंट। आज जो प्रॉब्लम आ रही है पोल्यूशन की, क्या वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज की वजह से है? नहीं, ये पहले से आ रहा है, कर्मा से आ रहा है, पहले से ना, डेवलप कंट्री से। अब जब हम डेवलप होना चाह रहे हैं तो देन व्हाट यू से? ग्रीन टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड बैंक तभी लोन देगी जब तुम्हारी टेक्नोलॉजी क्या होगी? ग्रीन होगी। तो तुम चाहते ही नहीं कि हम डेवलप हो। मास्टर पपेट थ्योरी चलती रहेगी, तुम रहोगे हमेशा मास्टर, हम रहेंगे हमेशा पपेट। ठीक है? तो इंडिया ने क्या बोला? एटा चल भी ना, ये बोला ना कि नहीं चलेगा ये सब, हम रशिया से लेंगे गैस, हम वहां से फर्टिलाइजर भी मंगवाए। सब आया था ना 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में कि फर्टिलाइजर से इतना पैसा बचाया हमने, गैस से इतना पैसा बचाया। इंडिया सुनता नहीं किसी की। इंडिया बोलता हाँ आपकी बात सुन रहे लेकिन करता कुछ और है। ठीक है? ये इंडिया की वोटर की तरह है, सारी पार्टी के पैसे खाता है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स खड़े होते सबके पैसे खाएगा ये।
ठीक है, खाना पीना से लेके एवरीथिंग, बट वोट किसको देगा उसको खुद नहीं पता किसको देगा वो। ओके, ये फॉरेक्स जो वर्ड है, फॉरेक्स रिजर्व फॉल बाय ओवर 5 बिलियन टू इतने 588, मतलब कॉन्सेप्ट ये है, ये इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आप इसको छोड़ देंगे, आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स में आता क्या क्या है, व्हाट कम्स अंडर फॉरेक्स। तो इसमें ये सब लिखा हुआ है, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है फॉरेन करंट एसेट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रिजर्व पोजीशन, ये सब टर्म्स जो है वो यूपीएससी पूछता है कि व्हाट इज एसडीआर। एसडीआर क्या है? इट्स अ क्लेम और करेंसी और एसेट, व्हाट इज इट? एसडीआर क्या है? करेंसी है, क्या है? एसेट है। अच्छा, एसडीआर जो है वो एक क्लेम है वर्ल्ड की टॉप 5 करेंसीज पर, ये कोई करेंसी नहीं है, एक एसेट है ये। मतलब एक एसडीआर तुमको मिलेगा तो तुमको 5 करेंसीज के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, कौन कौन से? यूएस डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज युआन, यूके एंड यूरो। यूके डॉलर एंड यूके का डॉलर पाउंड है, क्या है? ठीक है, तो एसडीआर क्या है? मतलब कई बार लोग करेंसी, करेंसी नहीं है। मतलब पॉइंट ये है, अगर आपको आईएमएफ ज्वाइन करना है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक साइज के हिसाब से आपको कोटा लोकेट किया जाएगा। मतलब आप आईएमएफ के पास गए, बोले मुझे मेंबर बनना है, तो बोलेंगे आपकी इकोनॉमी का साइज क्या है और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, उस हिसाब से आपको कोटा देंगे। वो उस कोटे के हिसाब से वो कुछ एसडीआर एलोकेट करते हैं, ये फॉरेन करेंसीज को एलोकेट करते हैं ताकि कल को आपके सामने फॉरेन करेंसी की प्रॉब्लम आए तो आप इनको यूज कर लें। आईएमएफ का काम क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाकर रखना। अगर इंटरनेशनल मार्केट में 5 करेंसी की यूज हो रही है, गांधी जी जितना ही मुस्कुरा लें कोई एक्सेप्ट तो करेगा नहीं इंटरनेशनल मार्केट में, है ना? चलेगी क्या वहां पर? 5 करेंसी कौन कौन सी? ये तो इन्हीं को तुम्हें देगा वो, ताकि कल को तुम्हारे पास में क्राइसिस हो तो तुम क्या करो, इन करेंसीज को यूज करके काम करो। तो इनमें अलग अलग जो टर्म्स हैं इनका पढ़ना है। अब तुम्हें एक चीज याद तो रहने वाली है नहीं, मुझे पता है। तो इसके आगे जो है, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऊपर करना जरा एक बार। देखो ये जो बड़ा गोला देख रहे हो ना, ये प्रीलिम्स का है, ठीक है ना? ये जो गोला है प्रीलिम्स का, रेड वाला। इतने लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं और जो तुम शीट देख रहे हो ना पूरी, ये सोचते हैं कि हम देंगे नहीं। जब ट्रेन में मूंगफली खाते हुए निकलते क्या बोलते हैं? यार हम सोच रहे हैं हम भी यूपीएससी दे दे, प्राइवेट सेक्टर की जॉब में मजा नहीं आ रहा है, लीडरशिप नहीं दिख रही मुझे आग लगानी दुनिया में, नहीं डीएम बनना है। तो दीज आर द पीपल हु थिंक, बट ओनली दिस सर्कल दे आर एबल टू गिव एग्जामिनेशन। और उसके बाद जो छोटा ग्रीन सर्कल है वो क्वालिफाई करते हैं, बाकी बाहर हो जाते हैं, मतलब ये रिजेक्शन है। उसके बाद उसके लिए जो छोटा सर्कल है वो मेंस वाला है, वो मेंस देंगे, उसका इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन। फिर भी अगर आईएएस देंगे तो फिर से एग्जाम दोगे। अल्टीमेटली व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम तो तुमको इनसे कंप्लीट तो करना ही है। ये जो अंदर सेलेक्टेड है ये फिर से देंगे और अभी और आ रहे हैं, isn't it? कंपटीशन इज टफ। तो जो तुम बेसिक चीजें पढ़ रहे हो वो तो तुम्हें पता होनी ही चाहिए, बट तुम्हें एडवांस लेवल पे भी चीजों को लेके चलना पड़ेगा। इसका पूरा एक मैंने जो इसका स्लाइड है, जिस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे वो मैंने इसकी प्रिपेयर कर रखी है, ये आपको मेल चला जाएगा, ठीक है ना? इस दिन का न्यूज़पेपर उठाना है, आपको उसको कवर अप करना है। अब देखिए सेकंड पॉइंट ये है, इसके बाद मेंस। मेंस में जरूरी क्या है? राइटिंग स्किल्स, इजंट इट? बट राइटिंग तभी आएगी जब तुम्हें रीड और अंडरस्टैंड करना आता है। क्या लिखोगे जाकर वहां पर? राम हैज अ काउ वाज सोललेस, नहीं ना? यू नीड टू रीड, पहले तो रीड करना। रीड से क्या मतलब? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कहां से मिलती है? न्यूज़पेपर से। कोई भी ये मत सोचो कि तुम इंटरव्यू कैसे फेस करोगे। मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, वहां पे ऐसा नहीं होता तुम्हें सिर्फ हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तुम कंबाइन भी बोल सकते हो वहां पर, कोई इशू नहीं होता है वहां पर। तो ये मत सोचो कि तुम्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करनी है, या तुम्हें इंग्लिश ठीक करनी है, वोकैब बढ़ानी है, न्यूज़पेपर पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो। जो जो की टर्म्स है बार बार रिपीट होंगे, उनके डिक्शनरी से सर्च करके रीड एंड अंडरस्टैंड। रीडिंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। इफ यू आर एजुकेटेड यू कैन रीड, but understanding is a part of knowledge. There is a difference between education and knowledge, isn't it? No difference है ना? Education is just a piling of fact, but
what exactly those facts are talking about, वो फैक्ट किसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग। तो जब तुम्हें रीड और अंडरस्टैंड दोनों करना आएगा तभी फ्यूचर में जाके तुम अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो। और वहां पे रोल किसका है, न्यूज़पेपर का। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन जब हम देंगे तो तुम उससे रिवाइज करोगे, कुछ जो तुमसे पॉइंट छूट गए हैं वो तुम, और बाकी यहां पे ये नहीं होता है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो या फिर हिंदू पढ़ रहे हो, जो सस्ता वो पढ़ो यार। अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट अभी हो ना, एसेट हो ना पेरेंट्स के, लेकिन अभी परफॉर्म नहीं कर, अभी क्या कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, अपने अंदर आ रहे हो, डेवलप कर रहे हो। ये फ्यूचर में क्या करना है, ऐसे थोड़ी है, यहाँ पे सब थोड़ी आते हैं यार, इसमें सब लोग नहीं आते ऐसे, वही आते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। सबके पास काम है, कितना भी खाली आदमी है इंस्टाग्राम पे रील बना लेगा जाकर के, यहां पे आके क्यों बैठेगा वो, कुछ तो करना चाह रहा है वो, isn't it? You need to do that, क्योंकि ये जो समय निकल गया ना, I tell you one thing, 13, 14, 15, 16 बैक टू बैक मींस 14 and 16 इंटरव्यू दिया मैंने, 5 साल मेरे यूं निकल गए, पता भी नहीं चला, ना रिलेटिव से कांटेक्ट ना किसी से कांटेक्ट। लेकिन 16 का इंटरव्यू में जो सिलेक्शन नहीं हुआ, देन आई रियलाइज कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है अभी, आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय हैंड नाउ। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक करी हो, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये मिस्टेक अभी मत करो, क्योंकि ये भी जो तुम्हारे पास टाइम है ना, इसमें तुमसे कोई कुछ पूछेगा नहीं कि तुम कब क्या पढ़ रहे हो। लेकिन जहां 2-3 साल निकले ना, सब पूछना स्टार्ट कर देंगे। वो चाय वाला चाय देता था, डैनी नाम था, मुखर्जी नगर में, बोला आओ भैया क्या हाल है, वैसे पूछता था हुआ कि नहीं हुआ, आओ क्या, ठीक है ठीक है। तो इट टेक्स टाइम। तो ये जो सिलेबस है ये बहुत वाइड है, इसको न्यूज़पेपर से कवर अप करोगे ना तो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे। तुम खाली स्टैटिक पढ़ते रहोगे ना तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम स्टैटिक पोर्शन भूल सकते हो, जो न्यूज चल रही होती है ना, जब तुम इससे कनेक्ट करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें चीजें हमेशा माइंड में रहती हैं, तो तुमने पढ़ा है इसको, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, समझ में आया? नाउ अगेन देयर इज वन मोर पॉइंट, इफ यू टॉक अबाउट इन द न्यूज, स्टैटिक क्या होता है एक्चुअली में? कई बार ये क्वेश्चन आता है ना कि क्या स्टैटिक पोर्शन आ रहा है इसमें, हमेशा क्वेश्चन उठेगा हु इज व्हाट व्हेन एंड वेयर। ये प्रीलिम्स है, जो प्रीलिम्स पूछता है हु इज प्राइम मिनिस्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर, विच आर्टिकल, यस, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो व्हाट व्हेन वेयर, व्हाट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वेयर इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, what is the role of enforcement directorate, in which ministry it comes, तो क्या है what, when and where। और जब तुम why पे आते हो ना and how पे आते हो, why there is a need of president in our country, why not only prime minister, how and why वाला पार्ट है ना, ये होता है मेंस। तो जो how and why होता है ये होता है डायनेमिक, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, जिसमें लिमिट नहीं होती है उसको वो तुम्हें प्री में देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको 4 ऑप्शंस में क्वेश्चन खत्म करना है। तो वो क्या पूछेंगे, स्टैटिक, व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर, विच आर्टिकल दे आर टॉकिंग अबाउट, इस एक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो ये हुआ स्टैटिक, व्हाट एंड व्हाई। व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ एंड व्हाई, इट इज मेंस। मेंस आंसर पूछेंगे तो ओपन, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली डिस्कस, एलुसिडेट, इलस्ट्रेट, दीज आर द टर्म्स दे यूज। लाइन देंगे तो तुम जो मन करो वो लिखो, कुछ भी मत लिख देना, मतलब लॉजिकल लिखना, ठीक है। तो हाउ एंड व्हाई इज मेंस, तो तुम्हें ये दोनों ही न्यूज़पेपर देता है। अगर दिस पॉइंट, अब ये देखो इसके बाद जो स्लाइड है ऊपर कीजिए इसको जरा, ये जो है ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन सारे बना दिए यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, किस तरीके से आंसर करना, ऊपर करो। फेमा का कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा, गवर्नेंस से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, न्यूज़पेपर से कैसे बनेगा, ये आपको प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है? समझ में आया? कुछ समझ में आया क्लास से? ठीक है, थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.